दादी माँ की चिट्ठी में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले भाग में विवेक के सामने ऐसा सच आया जिसने उसकी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। लेकिन अब जो होने वाला है वही उसके कर्मों का सबसे कठिन हिसाब बनने वाला है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक के बाहर चारों नकाबपोश लोग तेजी से अंदर बढ़ रहे थे। विवेक ने शीशे से उनकी परछाइयां देख ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव, कुछ गड़बड़ है। इतने में पूरे बैंक की बिजली चली गई। अंदर अंधेरा छा गया। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी बच्चे के रोने की आवाज, किसी महिला की चीख, किसी गार्ड की सीटी। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल चुका था। विवेक ने तुरंत पेन ड्राइव अपनी जेब में रख ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा था। सर, इधर आइए, एक कर्मचारी ने टॉर्च जलाते हुए कहा। विवेक उसके पीछे पीछे रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। बाहर का शोर अचानक गायब हो गया। कमरे में सिर्फ दो लोग थे, विवेक और वह कर्मचारी। अचानक उस कर्मचारी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। विवेक चौंक गया। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वह धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने अपनी नकली मूंछ उतारी, टोपी हटाई और बोला, माफ कीजिए सर, लेकिन अब यह पेन ड्राइव मुझे दे दीजिए। विवेक की आंखें फैल गई। महेश? हाँ, वही महेश अरोड़ा, 12 साल से कंपनी का लीगल एडवाइजर, जिस पर विवेक ने आंख बंद करके भरोसा किया था। विवेक ने गुस्से में कहा, आदित्य सच कह रहा था। महेश हंस पड़ा। बहुत देर से समझे आप। तुमने यह सब क्यों किया? महेश आराम से कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले लोग सिर्फ तनख्वाह कमाते हैं, दिमाग से काम करने वाले साम्राज्य बनाते हैं। विवेक ने पहली बार उसकी आंखों में लालच देखा। 20 करोड़, महेश बोला। सिर्फ शुरुआत थी। तो आदित्य ने पैसे नहीं चुराए? नहीं, उसने मेरे सारे प्लान खराब कर दिए, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। विवेक का खून खौल उठा। तुमने उस पर हमला करवाया। महेश ने मुस्कुराकर कहा, कुछ सवालों के जवाब अदालत में अच्छे लगते हैं। इतने में बाहर जोर की आवाज आई। पुलिस बैंक में पहुंच चुकी थी। महेश ने जेब से पिस्तौल निकाली। धीरे से बोला, सर। पेन ड्राइव। विवेक पीछे हट गया। कभी नहीं। महेश मुस्कुराया। आप हमेशा दिल से फैसले लेते रहे और मैं दिमाग से। वह आगे बढ़ा। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा तोड़ दिया। धड़म। दरवाजा खुला। राघव, दो पुलिसकर्मी और सुरेश अंदर घुस गए। महेश भाग लगा, लेकिन सुरेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर बैठ गए। कुछ सेकंड तक संघर्ष हुआ। आखिरकार पुलिस ने महेश को पकड़ लिया। वह जाते जाते विवेक की तरफ देखकर बोला, तुम जीत गए, लेकिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। यह सुनकर विवेक के मन में फिर वही शब्द गूंज उठे, कर्मों का हिसाब। क्या सचमुच महेश सिर्फ एक अध्याय था? क्या असली हिसाब अब भी बाकी था? शाम तक महेश पुलिस हिरासत में था। आदित्य की बेगुनाही साबित होने लगी थी। 20 करोड़ रुपए भी बरामद हो गए। राघव ने खुशी से कहा, विवेक, सब ठीक हो गया। लेकिन विवेक मुस्कुराकर सोच नहीं पाया। उसके चेहरे पर अजीब सी खालीपन था। रात को वह फिर पुराने घर पहुंचा। रामू काका बरामदे में बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे एक और लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। मालकिन ने कहा था, जब बाबूजी को लगे सब ठीक हो गया है, तब यह चिट्ठी दे देना। विवेक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर माँ की लिखावट थी। मेरी बेटी, अगर तुझे लग रहा है कि तेरी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई,
तो तू गलत है। दुनिया से जीतना आसान है, अपने आप से जीतना सबसे कठिन है। बेटा, तूने सुरेश से माफी मांग ली, लेकिन क्या तूने अपने पिता से माफी मांगी? क्या तूने अपनी पत्नी की आंखों के आंसू देखे? क्या तूने अपने बेटे का अकेलापन महसूस किया? क्या तूने उस बूढ़े बाप का दर्द समझा, जिसे तूने कहा था मेरे पास आपके लिए समय नहीं है? याद रख, सबसे बड़ा कर्म वही होता है जो अपने ही घर में किया जाता है। बाहर के लोग भूल जाते हैं, लेकिन अपने जिंदगी भर इंतजार करते हैं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते विवेक के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने एक पुराना दृश्य घूमने लगा। 12 साल पहले उसके पिता धीरे धीरे उसके कमरे में आए थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, बेटा, आज साथ बैठकर खाना खाएं। विवेक लैपटॉप पर मीटिंग कर रहा था। बिना उनकी तरफ देखे उसने कहा, पापा प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके पिता चुपचाप लौट गए। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बस उसके पास अपने पिता के लिए 5 मिनट भी नहीं है। रामू काका धीरे धीरे बोले, बाबूजी, आपके पिताजी हर रात दरवाजे की तरफ देखते थे। उन्हें लगता था आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप कभी आए ही नहीं। विवेक वही जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आज उसे समझ आ गया था कि कर्मों का हिसाब अदालत में नहीं, घर की चौखट पर मिलता है। और अभी उसे अपने जीवन का सबसे कठिन दरवाजा खटखटाना था, अपने पिता की अधूरी यादों का। उस रात विवेक पुराने घर से वापस नहीं गया। बरामदे में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहा। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी बस पुरानी घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही थी। रामू काका चुपचाप उसके पास आए। उनके हाथ में एक पुरानी भूरी रंग की डायरी थी। डायरी के किनारे घिस चुके थे, कुछ पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, बाबूजी, यह आपके पिता की आखिरी डायरी है। विवेक ने कांपते हाथों से डायरी ली। उस पर लिखा था, मेरे मन की बातें। उसकी आंखें भर आई। धीरे धीरे उसने पहला पन्ना खोला। 12 जनवरी, आज विवेक पहली बार अपनी कंपनी का मालिक बना। पूरा मोहल्ला मिठाई खा रहा था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। आज लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। बस एक कमी रह गई, आज भी उसने मुझे गले नहीं लगाया। विवेक की उंगलियां कांप गई। उसे याद आया, उस दिन सचमुच उसने अपने पिता को सिर्फ दूर से नमस्ते किया था, क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े उद्योगपति खड़े थे। उसे लगा था गांव के कपड़े पहने उसके पिता उसकी इमेज खराब कर देंगे। आज वहीं पर उसके दिल को चीर रहा था। उसने दूसरा पन्ना खोला, जिस पर लिखा था, 5 मार्च, आज मेरा जन्मदिन था। सुबह से शाम तक दरवाजे की तरफ देखता रहा, शायद बेटा आएगा। रात के 9 बजे उसका फोन आया। उसने कहा, हैप्पी बर्थडे पापा, मैं बिजी हूँ, अगले हफ्ते मिलूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन फोन रखने के बाद पहली बार मैं बहुत रोया। डायरी पर आंसू की बूंदें गिरने लगी। विवेक ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसे याद आया, उस दिन वह एक 5 सितारा होटल में पार्टी कर रहा था। उसे लगा था फोन कर देना ही काफी है, लेकिन आज उसे समझ आया, किसी बूढ़े पिता के लिए बेटे की आवाज नहीं, उसकी मौजूदगी मायने रखती है। रामू काका ने धीमी आवाज में कहा, आपके पिताजी हर जन्मदिन पर आपके लिए खीर बनवाते थे, भले ही आप कभी नहीं आए। विवेक की रुलाई फूट पड़ी। उसने अगला पन्ना खोला, जिस पर लिखा था, 21 जुलाई, आज डॉक्टर ने कहा दिल कमजोर हो गया है, शायद ज्यादा समय नहीं बचा। मन किया विवेक से कहूँ, बेटा एक बार मेरे साथ बैठकर चाय पी ले, लेकिन फिर सोचा बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास समय कहाँ होगा। बस यहीं तक पढ़कर विवेक डायरी सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, पापा,
मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं बहुत देर से समझा। उसी समय डायरी के अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में छोटा सा विवेक अपने पिता के कंधों पर बैठा हंस रहा था। पीछे मेले का झूला दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे पिता की लिखावट थी, जिस दिन मेरा बेटा मुझसे ऊंचा हो जाएगा उस दिन भी मैं उसे अपने कंधों पर ही देखना चाहूंगा। विवेक फुट फुट कर रोने लगा। आज करोड़ों रुपए वाला आदमी अपने बचपन के सामने हार चुका था। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन विवेक की आंखों में पूरी रात की जागी हुई थकान थी। वह डायरी हाथ में लेकर शहर के उस वृद्धाश्रम में पहुंचा, जहां उसने वर्षों पहले अपने पिता को छोड़ा था। गेट पर वही पुराना बोर्ड लगा था, आश्रय वृद्ध सेवा सदन। अंदर कदम रखते ही उसका दिल बैठने लगा। दीवारें वही थी, बरामदा वही था, बस चेहरे बदल गए थे। कुछ बुजुर्ग धूप सेक रहे थे, कुछ चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे, कुछ दरवाजे की तरफ बार बार नजर उठा रहे थे, जैसे उन्हें आज भी किसी का इंतजार हो। आश्रम के संचालक मिश्रा जी विवेक को पहचान गए। उन्होंने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बोले, बहुत साल बाद आए हो बेटा। विवेक ने सिर झुका लिया। जी, मैं पिताजी का कमरा देखना चाहता हूँ। मिश्रा जी कुछ नहीं बोले, उसे अंदर ले गए। कमरा नंबर 8। दरवाजा खुला। कमरे में अब कोई और बुजुर्ग रहते थे, लेकिन खिड़की वही थी जहां उसके पिता बैठकर हर शाम सड़क देखा करते थे। मिश्रा जी ने धीरे से कहा, जानते हो, तुम्हारे पिताजी रोज शाम 5 बजे यहीं बैठते थे। मैं पूछता था किसका इंतजार कर रहे हैं, तो मुस्कुराकर कहते थे, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। विवेक की टांगों में जैसे जान ही नहीं रही। वह खिड़की के पास बैठकर दिल छोटा कर कर बैठ गया, उसी जगह जहां उसके पिता कभी बैठते थे। उसने बाहर सड़क की ओर देखा। सैकड़ों लोग आ जा रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ, कितनी बार उसके पिता ने यही सड़क देखी होगी। हर आती हुई कार में अपने बेटे को ढूंढा होगा और हर शाम खाली दिल लेकर सो गए होंगे। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, बेटा। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। करीब 80 साल के एक बुजुर्ग छड़ी के सहारे खड़े हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम शंकर जी की बेटी हो ना? विवेक की आंखें भर आई। जी, बुजुर्ग मुस्कुराए। तुम्हारे पिताजी हर रात तुम्हारी तारीफ किया करते थे। विवेक हैरान रह गए। मेरी तारीफ? हाँ, कहते थे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस काम में फंस गया है। विवेक अब खुद को रोक नहीं पाया। वह उस बुजुर्ग के पैरों में बैठ गया। रोते हुए बोला, मैं अच्छा बेटा नहीं था। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों का हिसाब नहीं रखते, वे आखिरी सांस तक सिर्फ इंतजार करते हैं। यह सुनते ही विवेक के मन में दादी माँ की आवाज गूंज उठी, कर्मों का सबसे बड़ा हिसाब अपनी ही आंखों में लिखा होता है। उसी क्षण उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। अब वह सिर्फ पछताएगा नहीं, बल्कि अपनी बची हुई जिंदगी उन रिश्तों में लौटाने में लगाएगा जिन्हें उसने सफलता की दौड़ में खो दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि घर लौटते ही उसका बेटा आर्यन एक ऐसा फैसला सुना देगा जो उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। वृद्धाश्रम से लौटते समय विवेक की आंखें बार बार भीग रही थी। आज पहली बार उसे समझ आया था कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसके अपने लोग होते हैं। लेकिन उसे क्या पता था, घर पहुंचते ही उसे वही दर्द मिलने वाला है जो कभी उसने अपने पिता को दिया था। शाम के लगभग 7 बजे वह अपने बंगले में पहुंच गया। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, न नौकरों की आवाज, न टीवी, न कोई हलचल। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास रखे 2 बड़े सूटकेसों पर पड़ी। उसका दिल धड़क उठा। ये किसके हैं?
इतने में ऊपर से आर्यन नीचे उतरा। उसके हाथ में बैग था, चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में फैसला साफ दिखाई दे रहा था। विवेक घबरा कर बोला, बेटा कहीं जा रहे हो? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हाँ। कहाँ? पुणे। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वहां नौकरी मिल गई है। विवेक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अरे बहुत अच्छी बात है। कब लौटोगे? आर्यन ने कुछ सेकंड उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, शायद बहुत देर से। विवेक समझ नहीं पाया, मतलब? आर्यन ने गहरी सांस ली। पापा, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता। यह सुनते ही विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों बेटा? आर्यन की आंखें भर आई। क्योंकि यह घर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कभी परिवार नहीं रहा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन आगे बोला, मुझे याद है स्कूल का पहला इनाम, आप नहीं आए। मेरे कॉलेज का पहला दिन, आप नहीं आए। मेरा जन्मदिन, आप वीडियो कॉल पर थे। जब मुझे पहली बार बुखार आया, आप दुबई में मीटिंग कर रहे थे। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके पास हमेशा समय नहीं था। विवेक की आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे हर शब्द उसी की पुरानी जिंदगी का आईना बन गया हो। उसी पल उसे अपने पिता की डायरी की वह पंक्ति याद आई, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है। आज वह खुद उसी जगह खड़ा था। विवेक धीरे धीरे आर्यन के पास गया। पहली बार उसने बेटे का हाथ पकड़ा। आवाज कांप रही थी, बेटा एक मौका तो दे दे, मैं बदल गया हूँ। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, पापा बदलना आसान है, लेकिन टूटा हुआ बचपन वापस नहीं आता। यह कहकर उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। विवेक वहीं खड़ा रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने बेटे को नहीं रोका, क्योंकि उसे पहली बार अपने कर्मों का असली दर्द महसूस हो रहा था। बच्चों, अब विवेक की यह परीक्षा बहुत मुश्किल थी। जिस दौर से वह गुजर रहा था, वह खुद जानता था। अब आगे की कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल मोड़ होगा, जहां विवेक को वो दर्द समझ आएगा जो उसने दूसरों को दिया था। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में।